हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और बैंकिंग की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाइएगा अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे लेटेस्ट वीडियोस, मेरे लेटेस्ट अपडेट अब तक मिलता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन भी सही से होती रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और बैंकिंग में। जिससे सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा क्या है? मुद्रा यानी कि पैसा, मनी। हर किसी के पास पैसा होता है, हर कोई पैसे के बारे में जानता है। उसकी मीनिंग क्या होती है? आज के समय में बिना पैसे के कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा जो रुपया होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या हुई, उसका विकास किस तरीके से हुआ। जब पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, मुद्रा नहीं थी, तब कैसे काम चलता था, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा वास्तव में क्या होता है? ऐसी कोई चीज़, एक माध्यम होता है, एक वस्तु होती है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता है और सर्वजन के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग जो है वस्तुओं को खरीदने में, बेचने में किया जाता है और हर कोई उसको स्वीकार करता है। सरकार के द्वारा उसको वैध घोषित किया जाता है, कानूनी रूप से लीगल होता है और कोई उसको लेने से मना नहीं कर सकता। वो जो होता है मुद्रा होती है। जैसे भारत में क्या है? रुपया है। 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट। अमेरिका में क्या है? डॉलर है। ये सब मुद्रा का ही रूप है और इसी के माध्यम से विनिमय का कार्य यानी कि क्रय विक्रय का काम, लेन देन का काम चलता रहता है। तो क्या ये जो मुद्रा जिसका हम देखते हैं, देख रहे हैं, हमारे सामने हैं कि पुराने समय भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। ये जो हम देख रहे हैं ये आधुनिक समय की मुद्रा है। पुराने समय की मुद्रा कुछ और तरीके से, और कुछ समय पहले तो यहाँ से कुछ बहुत प्राचीन समय में ऐसी मुद्रा थी भी नहीं। तो उस समय जो प्रचलन में था वो क्या था? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं का वस्तुओं के साथ विनिमय करना। वस्तु विनिमय में बहुत सारी परेशानियां आई, तो उन परेशानियों को दूर करते हुए किसी एक विशेष वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। उसमें भी परेशानियां आई, तो उस समय लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा पशुओं पर हुआ करता था। जैसे बकरी है, गाय है, अलग अलग जानवरों को मुद्रा के रूप में रखा गया। लेकिन ये बहुत कम समय तक चला, लेकिन क्योंकि जीवित प्राणी के साथ जो है मृत चीज़ों का या निर्जीव चीज़ों का जो है लेन देन संभव नहीं हो सकता था। बाद में जब धातुओं का अस्तित्व आया, धातुओं का आविष्कार हुआ, तो धातुओं की मुद्रा बनने लगी। जैसे लोहे की मुद्रा, तांबे की मुद्रा, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं। फिर आई स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है ना, चांदी की मुद्राएं। यानी कि जैसे जैसे धातु का आविष्कार होता गया, मुद्रा का स्वरूप भी बदलता चला गया। और आज उसके बाद आधुनिक समय में कागजी मुद्रा का आविष्कार हुआ, जिसका चलन बहुत ज़्यादा हुआ, लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसको ले जाने में भी आसानी रहता है, जेब में रखने में दिक्कत नहीं होती है। और कागजी मुद्रा के बाद आज के टाइम में जो आधुनिक मुद्रा है वो है साख मुद्रा। यानी कि जेब में पैसा नहीं है तभी हम पैसे के सारे काम कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। पैसा कहाँ रखना होता है? बैंक में। अब आप एटीएम के थ्रू कहीं पैसा निकाल सकते हैं, चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, ठीक है ना। फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, पता नहीं कौन कौन से पेमेंट ऐप आ गए हैं जिसके माध्यम से आप बिना कैश के, बिना नोटों को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मुद्रा का धीरे धीरे क्या हुआ? विकास होता चला गया। अब विकास जब हुआ, जब मुद्रा नहीं थी उसकी बात कर रहे थे, तो उसमें कौन सी प्रणाली थी? उस समय जो प्रणाली मौजूद थी अर्थव्यवस्था में वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर दो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की एक दूसरे के अदला बदली करके पूरा करते हैं। यानी कि यहाँ पर वस्तुओं अथवा सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष अदला बदली की जाती है, ठीक है ना। ए के पास जो वस्तु है और बी के पास जो वस्तु है वो एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। मान लीजिए ए के पास क्या है? ए के पास कपड़ा है और बी के पास है अनाज। अब ए को अनाज चाहिए, बी को कपड़ा चाहिए, तब ये दोनों को क्या करते हैं? कपड़ा और अनाज का इंटरचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं।
तो इस प्रणाली को, इस प्रथा को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली की हमने सामान दिया, सामान ले लिया, देखने में इजी लग सकता है, ठीक है ना। ये वहीं पर उपयोग होता है जहाँ पर लोगों की आवश्यकता बिल्कुल कम है, लोगों के पास मुद्रा ना हो या फिर इंटरचेंज करने का जो एरिया हो बहुत ज़्यादा कम हो। दिखने में अच्छा लगता है, दिखने में सही लगता है, बट रियल में इस प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। सबसे पहली कठिनाई थी दोहरे संयोग के अभाव। दोहरे संयोग का मतलब दो ऐसे व्यक्तियों का होना जिसमें एक दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके और दोनों उसके लिए तैयार भी हो, बहुत मुश्किल था। हो सकता है ए के पास चावल हो, बी के पास जो है घड़े हो, लेकिन बी को चावल की जरूरत नहीं है, तो अदला बदली कैसे होगी। तो इस प्रकार से संयोग का, जहाँ दोहरा संयोग हो, जहाँ पर एक दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति हो, दोनों तैयार भी हो अदला बदली करने के लिए, तो ये सिचुएशन बहुत ही कम होता था। क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। क्रय शक्ति संचय का मतलब होता है कि आप चाहे, हर कोई चाहता है कि इनकम का कुछ भाग बचा के रखे फ्यूचर यूज़ के लिए, बट यहाँ पर वस्तु ये है, मुद्रा तो है नहीं, तो वस्तुओं को बहुत लंबे समय तक आप संचय करके नहीं रख सकते, बचा कर नहीं रख सकते, तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। सर्वमान मूल्य मापक का अभाव। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, ऐसा कोई माप नहीं था जिसको हर कोई स्वीकार करके और जिसके प्रयोग करके अदला बदली हो सके, ऐसा कोई मूल्य मापक नहीं था। वस्तु विभाजन में कठिनाई। भाई जीवित प्राणी के साथ किस तरह से निर्जीव वस्तुओं का जो है लेन देन होगा, किस तरीके से अदला बदली होगी, किसका क्या मूल्य रखा जाएगा, इस चीज़ को तय करना बहुत मुश्किल था। मूल्य हस्तांतरण का अभाव। आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, एक के साथ दूसरी चीज़ को अदला बदली कर सकते हैं, तो हस्तांतरण कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका घर जो है दिल्ली में है, आप जो है रुद्रपुर आना चाहते हैं, तो कैसे आएंगे। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो रुद्रपुर से दिल्ली जाना हो। अब यहाँ पर मूल हस्तांतरण में दिक्कत होती है, अगर तैयार ना हो तो ऐसी चीज़ों, ये भी प्रॉब्लम थी। और फिर है भावी भुगतान का अभाव, यानी कि उधार में कोई सी भी चीज़ को हम क्रय विक्रय नहीं, यहाँ पर हर चीज़ जो नगद, यानी कि वस्तु दे और वस्तु ले वाला सिस्टम था। तो तमाम परेशानियाँ लोगों के सामने आती चली गई, और कहते हैं ना, जो आवश्यकता है या समस्या का निपटारा करते करते ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इन्हीं वस्तु विनिमय की परेशानियों को दूर करते करते फिर मुद्रा का अस्तित्व हुआ, मुद्रा हमारे सामने आई। जब मुद्रा के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेते, किस किस ने मुद्रा की, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने मुद्रा के बारे में अलग अलग परिभाषा दी, कि मुद्रा के बारे में जो भी परिभाषा देते सटीक। जिसमें कॉलबर्न ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है, यानी कि जिससे वस्तुओं के मूल्य को हम माप सके और भुगतान कर सके, वह मुद्रा होती है। हार्डले विदर्स ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करे। मुद्रा के कार्य मतलब विनिमय के माध्यम, भुगतान, मूल्य मापक, जो मुद्रा के मेन काम होते हैं वो करे, वही मुद्रा है। सेलिंगमैन ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जो सर्वग्राह्यता प्राप्त है, मतलब वह वस्तु जिसको हर कोई स्वीकार कर सके, उसे मुद्रा कहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना ये पड़ेगा कि मुद्रा के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा के कार्य को 3 ग्रुप में बांटा गया है: प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य जो एग्जाम में पूछा जाता है संदर्भ में, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से, ध्यान में रखिएगा। मुद्रा के 2 ही प्राथमिक कार्य है, एक है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम क्या होता है? विनिमय का माध्यम होता है इंटरचेंज करने का, यानी कि क्रय विक्रय करने का माध्यम है। आपके पास पैसा है, कुछ भी आप खरीद सकते हैं और पैसे के लिए कुछ भी आप बेच सकते हैं, वही विनिमय का माध्यम होता है। हर कोई इस मुद्रा का प्रयोग करता है। मुद्रा का अस्तित्व आने से हर चीज़ का मूल्य मुद्रा के रूप में जो है तय किया जाता है। आज हर एक चीज़ का मूल्य निश्चित है। ये जो पेन है 5-10 रुपये का है, कॉपी 60 रुपये की है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का रेट तय है। केवल आपके पास पैसा होना चाहिए तो आपको हर वो चीज़ मिल जाती है। उसके बाद मुद्रा का जो दूसरा कार्य है वो सहायक कार्य।
इसके अंदर मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य को रखा गया है: स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। स्थगित भुगतान का मान का मतलब होता है आज परचेज करके इन फ्यूचर कभी किसी निश्चित डेट को आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि उधार में खरीद के बाद में पेमेंट करना मुद्रा का प्रमुख कार्य मुद्रा के द्वारा संभव हो पाया है। मूल्य का संचय, आज आप अपनी जो है मुद्रा के होने से आप अपनी इनकम को बचा कर रख सकते हैं, इन फ्यूचर उसका यूज़ कर सकते हैं, आप बैंक में जमा करके रख सकते हैं, निवेश करके रख सकते हैं, अलग अलग जगह मुद्रा को प्रयोग कर जिसका आप फ्यूचर में जाके उसका यूज़ कर सकते हैं। मूल हस्तांतरण, आप कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी आपकी प्रॉपर्टी आप उसको बेच के किसी दूसरी जगह तुरंत खरीद सकते हैं। तो ये मुद्रा की ये 3 द्वितीय कार्य हैं। इसके अलावा भी कि जो मुद्रा के और जो कार्य है उसको आकस्मिक कार्य के अंदर रखते हैं। आकस्मिक कार्य का मतलब क्या है? मुद्रा के माध्यम से साख का आधार हुआ है, उधार क्रय विक्रय हुआ है, आपके पास पैसे ना हो तभी कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं, ये मुद्रा के द्वारा संभव हो पाया है। मुद्रा के आने के बाद ही समाज में गरीब अमीर, ठीक है ना, इनकम का वितरण हुआ है, जिसके बाद ज़्यादा इनकम वो अमीर हो जाता है, कम इनकम गरीब होता है। लेकिन जब मुद्रा नहीं था समाज में हर कोई बराबर होता था, इक्वल होता था। लेकिन मुद्रा के आने के बाद ज़्यादा मुद्रा वाला अमीर और कम मुद्रा वाला गरीब कहलाता। मुद्रा के नेक्स्ट है पूंजियों को तरलता प्रदान करना, गतिशीलता में सहायक। किसी भी चीज़ को हम मुद्रा के रूप में बदल सकते हैं, मुद्रा से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, ऐसे में तरलता बनी रहती है, लेन देन की प्रक्रिया आसान होती है, बिजनेस करना आसान हो जाता है। शोधन क्षमता की गारंटी, शोधन क्षमता का मतलब बिल को हम मुद्रा के रूप में कभी भी बिल को तोड़ सकते हैं, भुना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और लास्ट निर्णय में बाहर, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास किसी चीज़ को पूर्ति करने की मुद्राएं हैं, तो आपके डिसीजन भी आप जल्दी ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। मुद्रा के वर्गीकरण की बात करते हैं। मुद्रा को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला जो है रखा गया वर्ग प्रकृति के आधार पर। मुद्रा की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की मुद्राएं होती हैं, एक है वास्तविक मुद्रा और एक है हिसाब या लेखिकी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो वास्तविक रूप से चलन में हो, जैसे जितने भी नोट है या जितने भी सिक्के हैं, ये सभी जो है वास्तविक मुद्रा का रूप है, क्योंकि ये वास्तव में चलन लोगों के पास होती है, इसी के माध्यम से क्रय विक्रय करते हैं। जबकि हिसाब या लेखे की मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका प्रयोग केवल और केवल किसमें किया जाता है? हिसाब किताब के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे भारत में जो रुपये का प्रयोग होता है हिसाब किताब के लिए, रुपये लिख के छोड़ दिए, पैसे लिख के छोड़ दिए, आपका हिसाब किताब बराबर हो गया, इसको बोलते हैं हिसाब की या लेखे की मुद्रा की, जिसकी मदद से केवल लिखा जाता है। दूसरी कैटेगरी है सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता आधार पर। सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता का मतलब होता है ये सरकार के द्वारा मान्यता के आधार पर, और इस आधार पर मुद्रा जो है 2 प्रकार की होती है, एक है विधिग्रह मुद्रा और एक है ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्रह मुद्रा को कानूनी मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इस पे कानून रूप से सरकार की तरफ से इसको मान्यता दी होती है, वैध घोषित किया जाता है। ये भी 2 प्रकार है, एक है असीमित विधिग्रह और एक है सीमित विधिग्रह। असीमित विधिग्रह मतलब ऐसी मुद्रा जिसमें सरकार पूरी तरीके से इसको वैध घोषित करती है, कोई भी इस मुद्रा को लेने के लिए जो है मना नहीं कर सकता। जैसे जितने भी आपके नोट है, आप किसी को अगर नोटों से भुगतान करते हैं, उसको लेने से मना नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता मैं ये नोट नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, वो लेना पड़ेगा, कि सरकारी तरह से पूर्ण रूप से उसको वैध घोषित किया है। दूसरा है सीमित विधिग्रह। सीमित विधिग्रह मतलब कुछ मुद्राएं ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरीके से जो है विधि के ग्रह नहीं होती है, यानी कि कानूनों से मान्यता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे आप अनलिमिटेड रूप से कहने से ले, जैसे कुछ पैसे, 1 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, आज के डेट में 1 रुपये भी इसी कैटेगरी में आ जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं ले पाते हैं, तो उसको सीमित विधि कहते हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते लाखों रुपए ले लो। नेक्स्ट है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसको लेने से, स्वीकार करने से या भुगतान करने में कोई बाध्य नहीं होता। यह दोनों व्यक्तियों के, लेने वाले और देने वाले की आपसी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो उसको स्वीकार करते हैं। जैसे चेक हो गया, ठीक है ना, आज के डेट में जैसे डिजिटल पेमेंट हो गया, ठीक है ना, ये सब सामने वाले के डिपेंड करता है कि वो स्वीकार करता है या नहीं करता है। इसको ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं।
ऐच्छिक मुद्रा के बाद भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। धातु मुद्रा जो धातुओं से बनी होती है, मेटेलिक मनी। कागजी मुद्रा जो कागज से बनी होती है। साख मुद्रा या बैंक मुद्रा यानी कि ऐसी मुद्रा जो बैंकों में जमा होती है। धातु मुद्रा भी 2 कैटेगरी है, एक है प्रमाणिक और एक है मुद्रा। प्रमाणिक मतलब ऐसी मुद्रा जिसकी वास्तविक मूल्य और उस पर अंकित मूल्य दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। जैसे स्वर्ण मुद्रा है, सोने की मुद्रा है। सोने की मुद्रा के ऊपर जितना लिखा जाता है सोने का मूल्य दोनों बराबर होता है, इसको प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। प्रतीक मुद्रा मतलब जिसका वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य में बहुत अंतर होता है, यानी कि अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, वास्तविक मूल्य कम होता है। जैसे आज के समय में कि जितने क्या है सिक्के हैं मिश्र धातु के बने हुए हैं और इसका वास्तविक मूल्य जो है अंकित मूल्य से बहुत कम होता है। कागजी नोट मतलब कागजों से बने नोट। पेपर मनी जिसको बोलते हैं, पेपर जितने भी नोट है आपके पास 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100, 200, ये सारे नोट जो है कागजी मुद्रा कहते हैं। और साख मुद्रा बैंकों में वो रखा पैसा जिसके माध्यम से आप अपने एटीएम से, फ़ोन पे से, चेक से, ड्राफ्ट से जो है मोबाइल वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी मुद्रा को हम साख मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और साख मुद्रा के बाद मुद्रा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कौन सी मुद्रा श्रेष्ठ होती है? मुद्रा वह श्रेष्ठ है जिसकी उपयोगिता होती है, जिसको आसानी से एक जगह दूसरी जगह से ले जाया जा सकता है। ऐसी मुद्रा जो टिकाऊ व जल्दी खराब ना हो। ऐसी मुद्रा जिसमें एक रूपता बनी रहे, मतलब मुद्रा का आकार, प्रकार, साइज, रंग, रूप एक जैसी होनी चाहिए। ऐसी मुद्रा जिसको बनाने में बहुत कम से कम खर्च हो, और ऐसी मुद्रा जिसकी मूल्य जो है स्थिर बनी रहे, इसके मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन ना हो, उसको श्रेष्ठ मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के बाद हम आते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो व्यापारिक बैंक से रिलेटेड होता है। व्यापारिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, जिसको वाणिज्यिक बैंक भी बोलते हैं। व्यापारिक बैंक होता क्या है? हम अपने आसपास जितने भी बैंक देखते हैं, जैसे स्टेट बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तमाम बैंक जो देखते हैं वो सारे बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बैंक जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं और मांगने पर, अपने ग्राहकों की मांगने पर ऋण देने का काम करते हैं, उन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं। और ये सारे बैंक इस प्रकार के कार्य ही करते हैं। व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, अतः वह बैंक जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करते हैं उसे हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। ठीक है ना, ये सारे बैंक व्यापारिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं। व्यापारिक बैंकों की कार्यों की बात करें, एक अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक के कार्य को कई कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य। व्यापारिक बैंकों के 2 प्राथमिक कार्य होता है। एक है जमा स्वीकार करना, यानी कि लोगों की जमाओं को अपने पास जमा करके रखना, और दूसरा लोगों के मांगने पर उन्हें ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करने की बात करते हैं। किसी भी बैंक के द्वारा जो जमा स्वीकार किया जाता है वो 4 प्रकार के खातों में किया जाता है: बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता और आवर्ती जमा खाता। बचत खाता जहाँ पर लोगों की छोटी छोटी बचतें जो है जमा होती है, इस पर बैंक जो है एक निश्चित दर पर, निश्चित % पर ब्याज प्रोवाइड करती हैं, और इसको निकासी की और जमा करने की लिमिट जो है सीमित होती है। दूसरी तरफ चालू खाता ऐसे खाते होते हैं जिसमें जितनी भी बार चाहे निकासी करें, जितनी भी बार चाहे जमा करें, अनलिमिटेड होता है और इसके ऊपर कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता इनकी जमाओं पर। बेसिकली चालू खाता सबसे ज़्यादा जो है जो खुलवाते हैं वो कौन है? बिजनेसमैन, क्योंकि उनको एक दिन में बहुत ज़्यादा लेन देन की जरूरत पड़ती है, तो बिजनेसमैन के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है चालू खाता। सावधि जमा खाता का मतलब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित धन
एक निश्चित ब्याज पर जमा करके रखा जाता है, उसे सावधि जमा कहते हैं। और सावधि जमा का ही रूप है आवर्ती जमा खाता। यहाँ पर एक निश्चित राशि निश्चित समय पर निश्चित ब्याज के लिए जमा की जाती है, लेकिन जो राशि का जमा होता है वो एक ही बार नहीं, वो आवर्ती में कर सकते हैं कि कई बार इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, जैसे बीमा करते हैं। ठीक है ना, हर 1 साल में, हर 2 साल में, हर 6 महीने में अलग अलग प्रकार से पैसा जमा कर सकते हैं। इस पर भी एक उच्च दर पे ब्याज कस्टमर को प्राप्त होता है। बैंक का दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना। जो ऋण प्रदान किया जाए बैंकों को, वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक नगद साख, मतलब बैंक वाले अपने पास कुछ भी जमात रखे, उस जमात के बदले में उनको नगद रूप से बैंक ट्रांसफ़र कर दिया, वो नगद। अधिविकास का मतलब होता है बैंक के द्वारा एक इस प्रकार की सुविधा जहां पर किसी की बैंक के खाते में अगर जीरो बैलेंस होता है तो उस पर एक लिमिट से पैसा जो है ओवरड्राफ्ट कर सकता है, यानी कि पैसा निकाल सकता है जीरो बैलेंस पर भी। इस सुविधा को अधिविकास कहते हैं। इसके बदले में बैंक जो है इसका एक फिक्स चार्ज वसूल करते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद है ऋण या अग्रिम। व्यापारिक बैंक जो है लोगों को उनको जो है ऋण या अग्रिम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, उनको लोन देते हैं, ये एडवांस प्रोवाइड करते हैं, वह भी ऋण प्रदान करने के काम में आता है। इसके बाद जो व्यापारिक बैंक का दूसरा कार्य है, इसको बोलते हैं द्वितीय कर। इसके 2 ग्रुप में बांटा गया है। एजेंसी से संबंधित कार्य, यानी कि व्यापारिक बैंक ऐसे जो एज अ एजेंट प्रोवाइड काम करती है, किसके बदले में? कमीशन के बदले में। ऐसे इसमें व्यापारिक बैंक कमीशन लग सकते हैं, जैसे अपने ग्राहकों के आदेश पर उनके साख पत्रों का भुगतान का संग्रह करना, जिसमें चेक का संग्रह करना होता है, बिलों का संग्रह करना होता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को संग्रह किया जाता है। फीस का कलेक्शन हो गया, या ग्राहकों से पेमेंट करना है, इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। कोई पेमेंट वो बैंक वाले करते हैं, किसके ऑर्डर पर? अपने कस्टमर के ऑर्डर पर। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना अपने कस्टमर के लिए, ये भी बैंक वाले करते हैं। आजकल कई बैंक जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का काम कर रहे हैं। ये सब जो है बैंक वाले फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर के लिए। सलाहकार सेवाएं देना, वित्तीय सलाहकार की कहाँ पर पैसा लगना चाहिए, क्या इसकी सुविधा है, किस प्रकार, ये सारे काम जो है, लोन कैसे होना चाहिए, कितना क्या, ये सारी सुविधा देने का काम भी बैंक का ही है। इसके अलावा बैंक का जो है कमर्शियल बैंक का जो है इस कैटेगरी में दूसरा जो होता है सामान्य कार्य, जो नॉर्मली हर कोई बैंक करता है, जैसे ग्राहकों के जो कीमती सामानों को सुरक्षा के लिए लॉकर सुविधा देना, ग्राहकों को चेक की सुविधा देना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड देना, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रोवाइड करना, वस्तुओं को एक जगह पर दूसरी जगह पर ले जाने की सुविधा प्रोवाइड करना, ये बैंकों के सामान्य कार्य में आते हैं। तो ये रही वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का एपेक्स बैंक जो होता है, सर्वोच्च बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, और देश की बैंकिंग प्रणाली का सबसे बड़ा जो है नियंत्रण करता होता है, जो संपूर्ण पूरे देश की जो बैंकिंग प्रणाली को नियोजित करता है, नियंत्रित करता है, निगमित करता है। ठीक है, तो इसके लिए केंद्रीय बैंक कुछ कार्य करती है। केंद्रीय बैंक के कार्य को सही से पढ़ें। केंद्रीय बैंक का सबसे पहला कार्य होता है नोट निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में नोटों को जारी करती है। ठीक है ना, और इस इसलिए केंद्रीय बैंक जारी करती है ताकि नोटों में एक रूपता बनी रहे, हर कोई उस पर विश्वास करे। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है। जिस प्रकार से एक सामान्य ग्राहक का खाता कमर्शियल बैंक में होता है, अपनी बचत को जमा करता है, जरूरत पड़ने पर ऋण लेता है, उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक जो है सरकार के लिए काम करती है। सरकार के बचते केंद्रीय बैंक में जमा होता है। सरकार के मांगने पर केंद्रीय बैंक जो है सरकार को लोन भी प्रोवाइड कराती है। बैंकों का बैंक, जिस प्रकार के केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होती है, बैंकों का भी होती है। बैंक अपने जमाओं को केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखती हैं, और जब जरूरत पड़ती है केंद्रीय बैंक से ऋण भी मांगती है। अंतिम ऋणदाता, जब व्यापारिक बैंक कहीं से भी अपने ऋण की या अपनी आवश्यक मनी की पूर्ति नहीं कर पाते, नहीं जुटा पाते हैं, तो एट लास्ट वो जो है केंद्रीय बैंक के पास जाती है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई से ये जो है अंतिम रूप से ऋण ले सकते हैं। उसके बाद जो केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है वो विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करना।
विदेशी विनिमय का मतलब एक देश के साथ दूसरे देश का जब व्यापार होता है, कुछ लेन देन होती है, विदेशी पैसों का लेन देन होता है, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का, संरक्षण करने का काम केंद्रीय बैंक का ही होता है। उसके बाद केंद्रीय बैंक जो है समाज शोधन गृह का भी कार्य करती है। एक बैंक दूसरे बैंक की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, सीडी दिया जाता है, बिल दिया जाता है, और इन बिलों को पेमेंट कराने का या फिर इसको क्लियर कराने का काम किसका होता है? केंद्रीय बैंक का होता है। और लास्ट है शाख नियंत्रण। अगर देश में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं स्फीतिक, और दूसरा होता है अविस्फीतिक, इन दोनों स्थितियों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव किया जाता है ताकि मुद्रा का प्रभाव बढ़े या मुद्रा का प्रभाव घटे, और इस प्रक्रिया को शाख नियंत्रण कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगा कि ये लंबा टॉपिक है, इस छोटे से वीडियो में इसको हम नहीं जो है इंक्लूड कर सकते। सो इस टॉपिक के लिए आपको वेट करना होगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में या जब भी ज़रूरत टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।